हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के विषय में। साइमन आयोग से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। किन बिंदुओं पर हम बात करेंगे, तो हम यहाँ तीन चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ तो हम इसके गठन पे बात करेंगे कि इसका क्यों गठन किया गया, कब किया गया और क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। दूसरा जो है, इसका भारत में विरोध किया गया, तो विरोध के पीछे क्या कारण थे और कैसे इस कमीशन का विरोध किया गया, उस पर बात करेंगे। और तीसरी चीज़, परिणाम क्या निकला, यानी साइमन की रिपोर्ट क्या थी, कौन कौन सी सिफारिशें इसने की। तो साइमन रिपोर्ट के विषय में हम डिस्कस करेंगे। तीन बिंदुओं के तहत हम पूरा साइमन आयोग जो क्लास है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि साइमन आयोग का गठन कैसे किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी साइमन आयोग का गठन। (1919) में भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जिसके विषय में पूरा हमने डिस्कस किया था एक क्लास में। उसमें हमने देखा था किस प्रकार से भारत में जो है केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली चालू की गई, यानी दो सदन बनाए गए, वहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन। और हमने देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ये दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं उसमें की गई थी। उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्राविधान में ही एक क्लास बढ़ाया गया था कि इसको 10 साल के बाद हम फिर से जांच करेंगे कि जो व्यवस्थाएं हमने 1919 में लाए हैं इसमें क्या परिवर्तन जरूरी होंगे, ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर इसमें कौन से सुधार किए जाएं और आगे की क्या रणनीति होगी। तो उसकी जांच करने के लिए एक आयोग 10 वर्ष के बाद में गठित किया जाएगा। ऐसा जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ही प्राविधान कर दिया गया था, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं। और उसको 1921 में लागू किया गया था। ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू किया गया था, तो उसके बहुत से प्राविधान जो है 1921 में लागू किए गए थे। तो उस हिसाब से 10 साल बाद 1931 में आयोग का गठन किया जाना चाहिए था, या फिर अगर हम 1919 में ही उसे लागू मान लें तो भी उसको जो है 1929 में एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए था। लेकिन साइमन आयोग का गठन 1927 में ही कर दिया गया और 1928 में जांच करने के उद्देश्य से ये समिति जो है वो भारत आ गई। तो साइमन आयोग के गठन के पीछे पहले हम तीन प्रमुख कारण पे बात करेंगे, कौन कौन सी तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से इस आयोग का गठन किया गया। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही प्राविधान किया गया था पहले से ही। तो पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो लागू किए गए थे 1919 में इसको लाया गया था। इसी में प्राविधान किया गया था, इसमें 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन की बात कही गई थी। एक आयोग के गठन का प्राविधान किया गया था। किस लिए? जांच करने के लिए कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया है वो कहां तक सफल रहा है। इसकी जांच करने के लिए 10 साल के बाद में एक आयोग गठित किया जाएगा। तो सबसे प्रमुख कारण तो यही बनता है, क्योंकि पहले से ऐसा निर्धारित किया गया था। दूसरा कारण ये था कि भारत की जनता मांग कर रही थी, कांग्रेस मांग कर रही थी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो भी चीज़ें लाई गई थी, द्वैध शासन या जो भी पद्धतियाँ, उनसे हमारी देश की जनता संतुष्ट नहीं थी। इसीलिए बराबर मांग चल रही थी कि आयोग का गठन किया जाए और इसकी जांच की जाए ताकि अन्य सुधार किए जा सकें। तो दूसरी चीज़ ये थी कि भारतीय जनता या भारतीय लोग भी मांग कर रहे थे, जैसे कांग्रेस क्यों मांग कर रहे थे?
क्योंकि वह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संतुष्ट नहीं थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतुष्ट थे। तो दो चीजें निकल के आई, लोग भी मांग कर रहे थे और प्राविधान भी किया गया था। अब तीसरी चीज यहां पर यह आ जाती है कि फिर समय पूर्व इसको क्यों गठित कर दिया गया, क्योंकि साइमन आयोग का गठन जो किया गया वो 1927 में किया गया। यहां पे मैंने 1928 डेट लिखी है, ये भारत आने की डेट है। दोनों प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो अगर प्रश्न आता है कि साइमन आयोग भारत कब आया था, तो 1928 उत्तर रहेगा, फरवरी में, और गठन किया गया था नवंबर 1927 में। अब देखिए यहां पर 2 वर्ष पहले अगर हम 1919 को ही आधार मान लें तो 1929 में आना चाहिए था, उस हिसाब से 2 साल पहले। और इसको लागू किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1921 में। अगर उस हिसाब से देखें तो फिर 1930-31 में आना चाहिए था आयोग, लेकिन पहले ही आ गया। उसके पीछे कारण ये था कि उस समय इंग्लैंड में जो पार्टी सत्ता में थी वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पर सत्ता में थी और अगले ही साल इलेक्शन होने वाले थे 28-29 में। तो इलेक्शन में उनको लग रहा था कि कंजर्वेटिव पार्टी जो उनकी पार्टी थी वो हार जाएगी। यानी एक वहाँ दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी यानी मजदूर पार्टी। तो उनको लग रहा था कि आने वाले समय में अगले इलेक्शन में मजदूर पार्टी की विजय हो जाएगी और मजदूर पार्टी जो है वो भारतीयों के ऐसा न हो पक्ष में कुछ काम करे और उनको स्वराज्य दे दे, जैसा वहाँ पर मांग चल रही है। तो उन्होंने कहा कि अभी अपनी सरकार है, इलेक्शन हुआ नहीं है, क्यों ना उससे पहले ही हम एक आयोग भेज दें और वहाँ पर आयोग जांच करे और उससे हम ये जताने की कोशिश करें कि हम भी जो है भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं, यानी हम भी कुछ कर रहे हैं। और अगर हम इस समय ये आयोग नहीं गठित करेंगे तो फिर हो सकता है जो आगे इलेक्शन होने वाला है 1 साल 1.5 साल में, उसमें हम हार जाएं। तो फिर इसीलिए उन्होंने समय पूर्व ही एक आयोग का गठन कर दिया और इसकी मांग भारत से भी गई थी। उस समय भारत में 1925-26 में लॉर्ड रीडिंग जो है वो वायसराय था, जो काकोरी कांड के समय था। उसने भी मांग वहाँ भेजी थी भारत सचिव के पास में कि आयोग का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि जो हमारा सुधार लागू किया था उसकी वजह से भारत में किसी भी प्रकार से हम जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर विद्रोह हो सकता है। तो रीडिंग ने भी वहाँ पर मांग भेजी थी। तो 2 वर्ष पूर्व इसको क्यों किया गया, देखिए इंग्लैंड में हमने जो बताया वो सभी पॉइंट आप नोट करेंगे। ब्रिटेन लिखें, ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी, सरकार थी और चुनाव होने वाले थे 1928-29 में चुनाव होने वाले थे। जिसमें जो दूसरी पार्टी थी विपक्ष में लेबर पार्टी, हालांकि लेबर पार्टी ही जीत जाएगी इस इलेक्शन में। जैसे हमने बताया था कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी इसी के बाद में, तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार ही थी वहाँ पर। और आप देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भी लेबर पार्टी की सरकार होगी, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। और एटली जो है उस समय जो है प्रधानमंत्री होंगे। तो लेबर पार्टी की सरकार थी जब भगत सिंह को फांसी दी गई, अभी नहीं है। अभी ये जब साइमन आयोग आ रहा है उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है और बाद में इस इलेक्शन में लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी और रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बनेंगे लेबर पार्टी के। रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी गोलमेज सम्मेलन होंगे वो सब उन्हीं के समय में होंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड के समय में ही। तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी 28-29 में। उनको पहले से ही लग रहा था कि लेबर पार्टी जीत जाएगी, जिसमें लेबर पार्टी जीतने की संभावना थी।
तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना पहले ही हम आयोग का गठन कर दें। तो इसलिए इस कारण 1927 में ही आयोग का गठन कर दिया, जो कि 1931 में होना चाहिए था। अगर लागू होने की तिथि से देखेंगे, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1921 में लागू किए गए थे, तो 21 से 31 में होना चाहिए था, या नहीं तो कम से कम 1929 में तो होना ही चाहिए था। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। हमने रीडिंग का नाम लिया, तो आप ये ना सोचिएगा कि जब साइमन आयोग आया था भारत में तो उस समय वायसराय रीडिंग था, ऐसा नहीं है। साइमन आयोग जब आया 1927 में, उस समय तक जो है भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन बन करके आ गया था, लेकिन जो रीडिंग था उसने प्रस्ताव भेजा था इंग्लैंड में कमीशन के गठन करने के लिए, और उसीलिए जो है बाद में इरविन से जब बात की गई तो इरविन ने कहा कि गठन में किसी भी भारतीय सदस्य को ना रखा जाए। एक प्रश्न आपसे आता है कि जो साइमन कमीशन का गठन किया गया जिसमें 7 लोग थे, तो उसमें किसी भी भारतीय को क्यों नहीं लिया गया था, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश जो है वो उस समय का जो वायसराय था यानी इरविन ने यहाँ से पत्र लिखा था भारत सचिव को कि कमीशन में किसी भारतीय को ना रखा जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो परिस्थितियाँ देख रहा था। आपको पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ाया क्रांतिकारी आंदोलन में कि ये जो दौर है 1924 के बाद, 1924 से लेकर के 1932-33 तक बहुत बड़ी बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं भारत में हो रही थी, और जो भी यहाँ पर अधिकारी रूप में या वायसराय या गवर्नर जो भी यहाँ पे कर्मचारी थे ब्रिटेन के, वो सब बहुत परेशान थे। उनको लग रहा था कि किसी न किसी प्रकार से अब कोई न कोई बड़ा विद्रोह होने की संभावना है भारत में, और कोई बहुत बड़ा आंदोलन हमारे सामने आकर के ना खड़ा हो जाए जिससे स्थिति हम ना संभाल पाएँ। और इसीलिए आप देखेंगे छोटी सी छोटी घटना के लिए, चाहे वो काकोरी कांड हो, चाहे असेंबली बम हो, वो बड़ी से बड़ी सज़ा देने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर हो सकता है तो उनका प्रयास रहता है कि हम फांसी की सज़ा दें, अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम आजीवन कारावास, काले पानी की सजाएं देने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों में भय पैदा किया जा सके, डर पैदा किया जा सके। तो यहाँ पर रीडिंग ने यह प्रस्ताव भेजा था कि जल्दी से एक आयोग का गठन किया जाए, और बाद में जब साइमन आयोग का गठन किया गया उस समय इरविन गवर्नर यहाँ बन चुका था, और साइमन आयोग का गठन किया गया 1927 में। 8 नवंबर 1927, और ये जो आने की डेट है वो है 3 फरवरी 1928। देखिए डेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सारी डेट्स याद रखें, लेकिन डेट्स को लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नोट्स को रिवाइज करेंगे और इन डेट्स को देखेंगे तो आपको तारीख भले ना याद रहे, लेकिन एक काल क्रम आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। क्योंकि प्रश्न कुछ इस प्रकार से आने लगे हैं या आते हैं बहुत ज़्यादा कि कुछ घटनाएं आपको दे दी जाती हैं जो बहुत निकट की घटनाएं होती हैं, और फिर उसमें जो है आपको उनको क्रम से अरेंज करना होता है। उदाहरण के लिए पिछली कुछ क्लासेस में मैंने कुछ घटनाएं आपको पढ़ाई थी, और एक ये घटना लेकर के एक प्रश्न में बनाता हूँ। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि काकोरी कांड एक ऑप्शन आपको दिया जाए, एक काकोरी ऑप्शन दे दिया जाए। दूसरा आपसे कहा जाए कि असेंबली बम जो कांड हुआ, असेंबली बम, और एक कह दिया जाए कि साइमन आयोग का गठन, और तीसरा कह दिया जाए आपसे लाला जी की मृत्यु। अब इनको आपको क्रम से अरेंज करना हो कि घटनाओं का क्रम क्या है। तो देखिए ये सब कितने निकट की घटनाएं हैं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं है कि आपसे कह दिया जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और फिर आपसे कह दिया जाए कि सबने अवज्ञा आंदोलन, और फिर कहा जाए भारत छोड़ो आंदोलन। तब तो आप जानते ही क्रम क्या है कि 1919, 1930, 1942। ये बहुत निकट की घटनाएं हैं, और इसमें आपको डेट भले न याद हो, लेकिन अगर आपने क्लासेस को विधिवत पढ़ा हुआ है, एक दूसरे से
टाई करते हुए, मिलाते हुए, बांधते हुए कहानी को, तो आप निश्चित तौर से जानते होंगे कि जब द्वितीय चरण की क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हुई थी तो सबसे पहले काकोरी कांड किया गया था। डेट भले ना आपको याद है, लेकिन आपको पता है कि काकोरी कांड पहले किया गया था, उसके बाद में असेंबली में बम फेंका गया था। अगर ये दिया गया, और इसी में एक अगर दे दिया जाए कि सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या, देखिए सभी को कैसे आप अरेंज कर लेंगे। सैंडर्स की हत्या, तो देखिए काकोरी कांड पहले किया गया था। इन सभी घटनाओं में सबसे पहले काकोरी कांड है, तो इसको 1 नंबर दे दिया हमने। अब देखिए असेंबली में बम, सैंडर्स की हत्या, अगर आपने अच्छे से कहानी पढ़ी है तो आपको पता है कि सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी। सैंडर्स की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि इसकी लाठी से लाला जी की मृत्यु हो गई थी, यानी मृत्यु पहले हुई होगी, सैंडर्स की हत्या बाद में हुई। अच्छा, लाला जी की मृत्यु क्यों हो गई थी? क्योंकि लाला जी जो है, यानी लाला लजपत राय, वो साइमन आयोग के विरोध कर रहे थे और वहीं पर लाठी चल गई थी। तो इसका मतलब है साइमन पहले आ चुका था, तभी तो लाला जी उसका विरोध कर रहे थे। तो ये घटनाएं तो बिल्कुल क्रम से लिखी हुई हैं। साइमन का गठन हुआ, उसके बाद लाला जी की मृत्यु हुई और उसके बाद सैंडर्स की हत्या हुई। अब असेंबली बम को आप भिड़ाना है कि ये कहाँ पर आएगा। तो असेंबली में जब बम फेंका गया था तो क्लास में हमने आपको बताया था कि उस असेंबली में साइमन भी बैठा हुआ था। इसका मतलब है साइमन भारत आ चुका था, उसके बाद असेंबली में बम फेंका गया था। तो काकोरी कांड पहले हुआ, उसके बाद साइमन का गठन हुआ, साइमन भारत आया और उसके बाद में जो है लाला जी ने साइमन का विरोध किया और उसमें इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी गई और उसके बाद में, सैंडर्स की हत्या के बाद में असेंबली बम का कांड हुआ, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हो गए और उस गिरफ्तारी के बाद में फिर वो जेल से कभी नहीं छूटे, क्योंकि उनके ऊपर लगातार केस चलाए गए और फिर उनको फांसी दे दी गई। तो अगर आपको पूरी कहानी मालूम है तो आपको डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये डेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ताकि आपको घटनाओं को सही क्रम में अरेंज करना आ जाए। इसमें भी और छोटी छोटी घटनाओं को बीच में डालने की कोशिश एग्जामिनर करता है, इसीलिए कहानी को आप अच्छे से जो है पिरोइए एक माला के तरह, और कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको याद रहेगा कि पहले काकोरी घटना हुई, काकोरी से धन लूटा गया, उसके बाद कई लोगों को फांसी दे दी गई। उसी दरमियान जो है साइमन आयोग का गठन हुआ। अब देखिए साइमन आयोग के गठन के बाद में इसका विरोध हुआ, विरोध में लाला जी मारे गए तो सैंडर्स की हत्या कर दी गई बदला लेने के लिए, और उसके बाद असेंबली में बम फेंका गया और असेंबली बम में जो है वो गिरफ्तार हो गए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, और उसके बाद फिर उनको फांसी दे दी गई। तो हम यहाँ तक पहुँचे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से जनता असंतुष्ट थी और इसी सुधार में एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, इसीलिए जो है इस आयोग का गठन किया गया। ये था कारण, दो हैं कारण। और तीसरा कारण इसलिए है कि पहले क्यों गठित किया गया था, तो कंजर्वेटिव पार्टी ने सोचा कि लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी तो कहीं ऐसा न हो वो भारत को स्वराज दे दे या भारत में ज़्यादा सहूलियत प्रदान कर दे, तो क्यों ना उसके पहले ही हम एक आयोग भेज करके अपने हिसाब से जो करना चाहे कर ले। तो इसीलिए उन्होंने 1927 में ही इसका गठन कर दिया, 8 नवंबर 1927 को, और साइमन आयोग भारत आ गया। और साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 भारत आया। ठीक, यहाँ तक कहानी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर, कि ये क्यों आया। चलिए अब बात हम करते हैं कि साइमन आयोग में कौन कौन था, यानी क्या इसका पूरा प्रारूप था और इसका विरोध क्यों किया गया। एक पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया है गठन पे, अब हम बात करेंगे विरोध पे, क्यों विरोध किया गया, उसके पीछे वजह क्या थी। देखिए अगर आपसे एक लाइन में एक वजह पूछी जाए कि साइमन आयोग के जो है विरोध क्यों किया गया, तो जो तत्कालिक कारण था तो उसमें यही कहा जाता है कि साइमन आयोग जो है उसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए विरोध किया गया। साइमन आयोग का विरोध, अगली हेडिंग डाल दीजिए, साइमन आयोग का विरोध। तो एक लाइन में तो उत्तर यही है कि साइमन आयोग में 7 लोग थे, अध्यक्ष को मिला करके जॉन साइमन अध्यक्ष था, इसीलिए इस आयोग को साइमन आयोग कहा जाता है। तो एक जो
दिखाई पड़ने वाला कारण तो यही है कि सभी लोग जो है इसमें अंग्रेज थे, सातों लोग, इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। लेकिन क्या ये रियलिटी है? क्या हकीकत में इसीलिए विरोध हुआ होगा, एकमात्र कारण यही था? तो नहीं। अगर विचार करेंगे तो बहुत सारे कारण जो आप सभी बखूबी जानते हैं कि विरोध क्यों किया गया होगा। जो परिस्थितियां थी भारत में, जो नियति थी अंग्रेजों की, उन सबका तालमेल अगर देखें तो भारतीय कई बार धोखा खा चुके थे इस संवैधानिक सुधारों से। इसलिए वो देख रहे थे कि इस साइमन आयोग के बहाने भी हमारे साथ कुछ न कुछ छल किया जाने वाला है। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में या उससे पहले मार्लेमेंटो सुधार में हर बार कुछ न कुछ ऐसा किया जाता है जिसका बाद में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ये सारे कारण थे, लेकिन जो मुख्य कारण है जो आपको देना है वो है सभी सदस्यों का ब्रिटेन का होना। तो साइमन आयोग पहले समझे इसमें क्या था। तो इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में जो अध्यक्ष था वो था जॉन साइमन। इसको मिला के 7 लोग थे। और दूसरा पॉइंट ये था कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। देखिए, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे क्योंकि ऐसा अंग्रेज जानबूझकर चाहते थे। इरविन ने पत्र लिख करके ऐसा कहा भी था कि सदस्य सभी जो है वो ब्रिटिश के ही लिए जाएं, ब्रिटिशर्स लिए जाएं, भारतीयों को ना शामिल किया जाए, क्योंकि वो यहाँ की परिस्थितियाँ देख रहे थे, भारतीयों का रुख देख रहे थे। लेकिन जो अंग्रेजों ने कारण प्रस्तुत किया कि हमने इसमें किसी भारतीय को क्यों नहीं लिया है, सभी सदस्य अंग्रेज क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि चूंकि इस आयोग की जांच की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी ब्रिटेन की संसद में पेश की जाएगी, तो हमने ये जो 7 सदस्य लिए हैं वो सभी ब्रिटेन के संसद के सदस्य ही लिए हैं, ताकि वहाँ पर रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में आसानी रहेगी। लेकिन ये बात जो उनकी है, ये लॉजिक है, ये भारतीयों के पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की संसद में 2 भारतीय सदस्य थे। तो सिर्फ यह कह करके कि हमने सिर्फ ब्रिटेन की संसद के ही सदस्य लिए हैं इसीलिए सभी अंग्रेज हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आपकी नीयत भारतीयों को लेने की होती तो 2 भारतीय उस समय ब्रिटेन की संसद में एज ए मेंबर थे, तो उनको तो लिया ही जा सकता था। तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। और तर्क क्या था इनका? तर्क था रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की जाएगी, ब्रिटिश संसद में रखी जाएगी, इसलिए 7 सदस्य जो सभी सदस्य जो हैं वो संसद के यानी ब्रिटेन की संसद के सदस्य हैं। सदस्य हैं वही ब्रिटेन की संसद के। ये उन्होंने तर्क दिया इसके पीछे। लेकिन अब विरोध क्यों किया गया? विरोध के पीछे क्या लॉजिक था? विरोध के पीछे लॉजिक तो यही था कि सभी सदस्य अंग्रेज हैं, सभी सदस्य 7 अंग्रेज हैं और अंग्रेज हैं, और हमारे यहाँ संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए ये लोग आ रहे हैं और इनमें कोई भी भारतीय नहीं है, यानी भारत के परिवेश की समझ इनको नहीं होगी, क्योंकि ये तो ब्रिटेन के संसद के सदस्य हैं। यहाँ की परिस्थितियों को जानने वाला कोई व्यक्ति इसमें ज़रूर होना चाहिए। और ये सही बात भी है। अगर हम किसी दूसरे दूर देश की परिस्थितियों पर जांच करने जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ के 1-2 आदमी हमारी टीम में हों, ताकि हम उस स्थिति का ईमानदारी से विश्लेषण कर सकें। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का ये तर्क कट गया और इसमें जो है भारतीयों ने कहा कि 2 सदस्य तो आपकी संसद में हमारे भारतीय भी हैं, उनको लेना चाहिए था कम से कम, यहाँ का अगर आप नहीं लेना चाहते। तो विरोध में कहा गया कि सभी सदस्य 7 अंग्रेज हैं। और इस तर्क को कैसे काटा गया? इस तर्क को काटा गया कि 2 सदस्य ब्रिटेन की संसद में भारतीय थे, ब्रिटेन की संसद में भारतीय थे, इसलिए उनकी वो बात चल नहीं पाई। और वो 2 लोग कौन थे उस समय?
एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स में थे, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसमें थे मिस्टर सकलाट वाला, ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, भारतीय थे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो वहाँ पर भी सदन हैं, जैसे अपने यहाँ दो इसमें वर्तमान में है राज्यसभा लोकसभा, वैसे ही लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है वहाँ पे। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है वो थे लॉर्ड, इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, लॉर्ड सिन्हा। तो दो लोग वहां पर भारतीय थे। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने संसद में रिपोर्ट रखी जाएगी इसीलिए संसद के ही सदस्यों को इसमें रखा है, तो आप भारतीय सदस्यों को उसमें रख सकते थे, क्योंकि जांच भारतीय परिवेश में होने वाली थी। क्या जांच होने वाली थी? इस साइमन आयोग का उद्देश्य क्या था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग भारत में की जा रही थी, इससे संबंधित ही जांच करनी थी कि जो सुधार लागू किए गए वो कहाँ तक सफल रहे हैं और उसमें हमें और क्या सुधार किए जाने की ज़रूरत है, और क्या भारत में उत्तरदायी सरकार की जो मांगें चल रही हैं, जो स्वराज की मांगें चल रही हैं, उसमें क्या आगे प्रावधान किए जाने चाहिए, ये सब पे इनको विचार करके बताना था। तो ये जब यहाँ पर आए तो इनका विरोध शुरू हो गया। विरोध का उद्देश्य यही बनाया गया कि सब लोग हैं इसमें, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो कैसे कैसे विरोध किया गया, इस पे कुछ प्रश्न बनते हैं आपसे, वो आप लिखें। देखिए इसमें कौन कौन लोग थे ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 7 लोग कौन थे, पुस्तकों में दिया रहता है, आप चाहें तो एक नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि कभी एलिमिनेट करने के लिए आ सकता है कि साइमन आयोग में कौन से लोग थे कौन से लोग नहीं थे। तो 7 लोग में देखिए एक बिंदु आप जरूर याद रखिएगा कि इस आयोग में जो है वो सभी पार्टियों का, उस समय जितने भी लंदन ब्रिटेन की संसद में पार्टियां थीं, चाहे वो सत्ता की कंजर्वेटिव पार्टी हो, चाहे लेबर पार्टी हो, चाहे एक वहाँ पे लिबरल पार्टी थी, उन सभी पार्टियों के सदस्य इसमें लिए गए थे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस आयोग में सभी दलों के सदस्य थे, सभी ब्रिटेन के, भारत के नहीं, सभी ब्रिटेन के दलों के सदस्य थे। ऐसा ना सोच लीजिएगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के भी सदस्य थे यहाँ पे। इस आयोग में सभी ब्रिटेन के दलों के सदस्य थे, टोटल 7 थे। तो इसमें देखिए एक था लिबरल पार्टी का, लिबरल पार्टी, एक वहाँ पे पार्टी थी लिबरल पार्टी, एक सदस्य इसका था और वो स्वयं थे जॉन साइमन। देखिए ये सत्ता में नहीं थी पार्टी, लेकिन जो साइमन आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन, और वो लिबरल पार्टी से संबंध रखते थे। ये प्रश्न पूछा भी आपसे गया है कि साइमन आयोग के अध्यक्ष किस पार्टी के सदस्य थे, मेंबर थे। तो आपको लगेगा कि उस समय सत्ता में तो कंजर्वेटिव पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, तो वो जरूरी है कि आयोग में अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष रखा होगा, तो ऐसा नहीं है। अध्यक्ष बनाया था लिबरल पार्टी के सदस्य को, और अपनी पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर रखे थे, 4 मेंबर रखे थे उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य थे, तो ये उस समय सत्ता में थी। तो इसने जो है 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के, इसमें बाथम वगैरह थे, बाथम थे, सोन थे, ये कई सदस्य थे, इसमें 4 लोग, और 2 सदस्य जो हैं वो लेबर पार्टी के रखे गए थे, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी के एक सदस्य का नाम आप याद रखिएगा, 2 सदस्य थे तो एक का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक आप नाम रखिएगा, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, एक नाम याद रखिएगा, बाकी बहुत नहीं याद रखने की जरूरत है आपको, जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली। तो एक नाम इसलिए हमने बताया क्लीमेंट एटली, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे ब्रिटेन के। आगे चल के ये लेबर पार्टी की सरकार आएगी, लेबर पार्टी की सरकार तो अभी आ जाएगी इसके बाद में ही, लेकिन जब भारत आज़ाद होगा 1947 में, उसके पहले भी इलेक्शन हुआ रहेगा 1945 के आसपास, तो उसमें लेबर पार्टी फिर से जीतेगी और लेबर पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे क्लीमेंट एटली।
जो साइमन आयोग में आए थे भारत में, और क्लीमेंट एटली के समय में ही भारत को आज़ादी मिलेगी और भारत का बंटवारा होगा। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री थे। और एक बार प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है कि वो साइमन आयोग में कौन सा व्यक्ति आया था जो आगे चल कर के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, तो वो थे क्लीमेंट एटली। और ये किसके स्थान पे आएंगे, चर्चिल के स्थान पे जो है वो आएंगे। तो इनके विषय में यहीं पे लिख लेंगे कि ये जो है ये 1947 में आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी और बंटवारे के समय ब्रिटेन के पीएम बनेंगे, ब्रिटेन के पीएम थे। इसीलिए इनका नाम आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। तो ये साइमन आयोग का हो गया पूरा 4, 5 और 2, 7 लोगों का टोटल जो है ये आयोग बन गया। अब इसका विरोध जो किया गया वो कैसे कैसे किया गया, इस पे थोड़ा सा नज़र डालें। जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई जो है बंदरगाह पे इनका शिप आके रुका और ये उतरे लोग, तो मुंबई से ही साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और वहाँ पर इनका बहुत पुरजोर विरोध किया गया, जहाँ पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, कई लोग उसमें घायल हुए। तो कांग्रेस ने कहा कि ये श्वेत कमीशन है। कांग्रेस ने कहा ये जो है कमीशन क्या है, श्वेत कमीशन है, सफ़ेद लोगों का, इसको श्वेत कमीशन कहा गया। और मद्रास का अधिवेशन हुआ, मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ, मद्रास अधिवेशन, इसके आने से पूर्व ही। तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में जो है विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया कि हमें साइमन आयोग का विरोध करना है। यहाँ पे विरोध का प्रस्ताव पास किया गया और इन्होंने कहा कि हर कदम पे, हर तरीके से हम विरोध करेंगे साइमन आयोग का, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं है। और विरोध प्रारंभ हो गया। यहाँ पर डॉक्टर अंसारी जो है अध्यक्षता की थी, मद्रास में हुए थे ये जो प्रस्ताव पारित किया गया साइमन के विरोध करने का। तो जैसे ही 3 फरवरी को बम्बई में साइमन कमीशन पहुंचा, सबसे पहले कहाँ आया था साइमन पूछा जाता है, तो बम्बई के बंदरगाह पे जो है साइमन कमीशन जैसे उतरता है 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1928, तो यहीं से विरोध प्रारंभ हो जाता है, यहीं से विरोध प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे एक नारा दिया गया, साइमन गो बैक। ये नारे यहाँ पर लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए और इतना पुरजोर विरोध किया जा रहा था कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली चलानी पड़ी पुलिस को, जिसमें कई लोग घायल हुए। इनके बम्बई पर उतरने से पहले ही यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि इसके पहले ही मद्रास में जो है ये विरोध का प्रस्ताव पास कर दिया गया ना कांग्रेस में, हर जगह से आदमी यहाँ पर आ गया, पेपरों में निकाल दिया गया था। पेपर में निकला था कि 7 समुद्र पार से 7 मदारी आ रहे हैं, 7 लोग आए थे ना ये, तो कहा गया 7 समुद्र पार से 7 मदारी आ रहे हैं और बड़ा सज धज के आ रहे हैं और हमारा अपमान करने के लिए आ रहे हैं कि हमारे देश में कोई इतना योग्य नहीं है जो इसकी जांच में शामिल हो सके, तो उनको 7 मदारी कहा गया। तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पहले से ही इकट्ठा हो गई थी। काले झंडे जो विरोध का प्रतीक होते हैं, काले झंडे दिखाए गए इनको और कहा गया साइमन गो बैक, और काले झंडे दिखाए गए। गोली चलानी पड़ी। खैर यहाँ से जैसे तैसे जो है इनको सिक्योरिटी में आगे ले जाया गया। बम्बई में विरोध हुआ, कलकत्ता में विरोध हुआ, कलकत्ता यानी बंगाल, कलकत्ता में जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विरोध। जहां जहां साइमन गए वहां वहां विरोध किया गया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कलकत्ता में यानी बंगाल में विरोध किया गया और यही एकमात्र जगह थी जहां पर इस समय बहिष्कार फिर आंदोलन किया गया। यहां पर बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। कलकत्ता में सबसे पहले जो है बहिष्कार और यहाँ पे किसान और मजदूर यानी बड़ी तीव्र तरीके से विरोध किया गया कलकत्ता में। लखनऊ में भी विरोध हुआ,
लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहा था? लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, ये दो लोग जो है वो विरोध कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, पूछा जाता है कहाँ पे कौन विरोध का नेतृत्व कर रहा था, इसीलिए आपको याद रखना है। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के 1937 के इलेक्शन के बाद में प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, जिस समय इन्होंने बहुत सारे जो क्रांतिवीर युवा बंद थे जेलों में, कई आयोगों में, कई जांचों में, कई केसों में, उन सबको जो है वो छोड़ दिया गया था। तो ये दो लोग लखनऊ से विरोध कर रहे थे, लखनऊ में नेतृत्व। और यहाँ पर भी जो लाठी चली उसमें जो है दोनों लोगों को लाठियों से बहुत पीटा गया और ये लोग हटे नहीं पीछे, ये सब लोग घायल हो गए थे। गोविंद बल्लभ पंत को तो इस कदर घायल कर दिया था कि वो आजीवन जो है उनको ये चोट लगी रही शरीर में और वो आजीवन इससे परेशान रहे, गोविंद बल्लभ पंत। और एक सबसे फेमस विरोध जो आपको याद रखना है वो है लाहौर, पंजाब। लाहौर में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लाहौर पीछे आप पढ़ चुके हैं सैंडर्स की हत्या वाले केस में, जिसमें आपको हमने बताया था कि साइमन आयोग का विरोध जो है लाहौर में एक किस पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया था, HSRA, और भगत सिंह की एक पार्टी वहाँ पे थी, भारत नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा ये नाम थी। तो लाहौर में भगत सिंह की पार्टी थी, भगत सिंह का एक संगठन था, भगत सिंह का संगठन, संगठन का क्या नाम था? नौजवान भारत सभा। आप कमेंट करके बताइए कि नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के साथ में और किन लोगों ने की थी और कब की थी, ये कमेंट करके आप हमें जल्दी से बताएं कि भगत सिंह के साथ में और कौन एक दो लोग थे जिन्होंने नौजवान भारत सभा के गठन में इनका पूरा साथ दिया था और कब ये पार्टी गठित की गई थी। तो भगत सिंह का संगठन था नौजवान भारत सभा, ये कर रहे थे विरोध। हालांकि किसी कारण से भगत सिंह जो है उस समय इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, आयोजित इन्होंने ही कराया था लेकिन वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे और आगे की कहानी आपको हम पूरी बता चुके हैं, वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं आपको मौखिक बता देता हूँ कि यहाँ पर जो SSP था स्कॉट यहाँ लाहौर का, उसने आदेश किया था, क्योंकि कई जगह से विरोध हो रहा था और यहाँ लाहौर में जो विरोध हो रहा था वो हो रहा था 30 अक्टूबर 1928। तो यहाँ पर पहले से ही आदेश जारी कर दिया गया था कि किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, लेकिन भगत सिंह इत्यादि लोगों ने कहा कि हम उल्लंघन करेंगे इस आदेश का और SSP जो पुलिस अधीक्षक था स्कॉट, उसके आदेश को नहीं मानेंगे। लाला जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और स्कॉट ने आदेशित कर दिया ASP सैंडर्स को कि लाठी यहाँ पर चलाई जाए और सैंडर्स के नेतृत्व में जो है सिपाही यहाँ पर लाठी भानने लगे और उसमें जो है लाला लाजपत राय भी कई लाठियों से घायल हो गए, जिसमें सैंडर्स की भी लाठी थी और उसकी वजह से लाला लाजपत राय जो है घायल हुए। 30 अक्टूबर 1928 को ही शाम को मोरी गेट पे इन्होंने जनसभा में भाषण दिया कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी की चोट अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ये पूछा भी जाता है आपसे, तो ये उन्होंने कहा, लेकिन घायल बहुत ज़्यादा थे, समुचित इलाज नहीं मिल पाया और लगभग कुछ दिन के बाद 17 दिन के बाद में 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर की ये घटना थी। तो यहाँ पर आप चाहें तो संक्षिप्त में लिख लें कि लाठी से घायल हुए, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है हमने, तो इसलिए लाठी से घायल और फिर 17 नवंबर 1928। अब ये डेटें आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि किसी भी हमारे देश के क्रांतिवीर युवा नेता या जो हमारे देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किए, उनकी शहादत की तारीखें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। तो 17 नवंबर 1928 को जो है ये इनकी मृत्यु हो गई और फिर मृत्यु का बदला किसने लिया था?
मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जय गोपाल, राजगुरु, सुखदेव हमने बताया था, इन सब लोगों ने टीम बनाई और जाकर के स्कॉट को मारने के लिए गए, लेकिन थोड़ी सी गलती से सैंडर्स मारा गया। हालांकि सैंडर्स भी जिम्मेदार था और उसी की लाठी से घायल हुए थे ज़्यादा ये, तो सैंडर्स मारा गया। तो मृत्यु का बदला लिया गया और 17 दिसंबर, एक महीने बाद 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या, अब इसको हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे पूरा, आप यहाँ पर साइमन का विरोध समझें। ये तो एक्स्ट्रा में आपको पूरा हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो ये इस प्रकार से लाहौर में विरोध किया गया, बम्बई में विरोध किया गया, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत के, और लाहौर में लाला लाजपत राय आपको मैचिंग करने के लिए भी दिया जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि साइमन आयोग के बहिष्कार के समय कहाँ पर किसके नेतृत्व में बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया, यानी विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया साथ में, तो वो था बंगाल, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। और यही वो समय था जब दो युवा नेता उभर करके सामने आ रहे थे जो आगे चल करके हमारे देश की बागडोर संभालेंगे और बहुत से कार्य करेंगे, जिसमें एक थे जवाहरलाल नेहरू, जो यहाँ से इसी जगह से फेमस होना शुरू हुए, और उसके आगे आप जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे ही किस प्रकार से जाकर के भारत के प्रधानमंत्री बने। और सुभाष चंद्र बोस इस समय बिल्कुल नए नए युवा गर्मजोश के नेता हैं ये दो लोग। तो ये दो लोगों ने बखूबी इसी जगह से अपना जो राजनीति है वो यहाँ से इन्होंने अपनी दिखाई। सुभाष चंद्र बोस, आगे जा कर के आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को भारत छोड़ो आंदोलन के समय पढ़ेंगे इनको हम पूरा डिटेल में। तो ये हुआ विरोध का तरीका और विरोध क्यों किया जा रहा था। अब क्या इस विरोध का कोई नतीजा निकला? इतना सब विरोध करने के बावजूद भी साइमन 2 बार भारत आया और साइमन ने अपनी पूरी रिपोर्ट की, और बहुत से लोगों ने यहाँ पर साइमन से समर्थन भी दिया साइमन को। तो किन किन लोगों ने साइमन का विरोध नहीं किया था, बल्कि वो चाहते थे कि साइमन अपना कार्य सही तरीके से करे। तो उसमें भी प्रश्न आपसे बनते हैं कि साइमन का विरोध किन किन लोगों ने नहीं किया था, तो उस पर भी आप बात कर लें। चलिए मुस्लिम लीग की बात करते हैं, क्योंकि वो बराबर में कांग्रेस के समानांतर पार्टी है। तो उसमें क्या चल रहा था, भारत में कई पार्टियां हो गई थी अब तक और सबका अपना अलग अलग नज़रिया था। देखिए मुस्लिम लीग का क्या था दृष्टिकोण। मुस्लिम लीग अभी पीछे जो हमने नोट किया वो सब कांग्रेस के नेतृत्व में, हमने बताया लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, वो सब कांग्रेस के नेतृत्व में है। मुस्लिम लीग में दो धड़ हो गए। एक तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये तो कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो थी वो साइमन का विरोध कर रही थी, साइमन का विरोध। लेकिन इसमें से कुछ लोग जो है मुस्लिम लीग के मोहम्मद सफ़ी के नेतृत्व में जो है वो साइमन का समर्थन करने के लिए सामने आए। तो इसमें मोहम्मद सफ़ी प्लस इनके जो साथी थे, इन्होंने साइमन का समर्थन किया। साइमन का समर्थन यानी इनका मानना था कि साइमन को अपना समुचित तरीके से कार्य करने देना चाहिए, वो हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग में 2 हो गए पार्टियां, 2 गुट हो गए, और मोहम्मद सफ़ी के नेतृत्व में एक गुट अलग हो गया मुस्लिम लीग से। अब देखिए पंजाब की एक पार्टी थी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, और मद्रास की एक जस्टिस पार्टी थी। मद्रास की जस्टिस पार्टी, एक पार्टी थी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये किसकी थी? ये थी BR अम्बेडकर, यानी का संगठन था। तो ये लोग जो थे 3 पार्टी, ये साइमन के विरोध में नहीं थे, साइमन के विरोध में नहीं। ये अगर प्रश्न आता है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो साइमन के विरोध में नहीं पे टिक करेंगे। जो है ये 3 पार्टियां, और ये मोहम्मद सफ़ी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, और बाकी जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग थी उसने साइमन का विरोध
किया था। तो ये प्रश्न आपसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन साइमन आयोग के विरोध में थी पार्टी, कौन सी पार्टी साइमन आयोग के समर्थन में थी। तो कांग्रेस को पीछे हमने बता ही दिया विरोध में थी। तो इस प्रकार इतने विरोध के बावजूद भी 2 बार साइमन जो है वो भारत आया और अपनी रिपोर्ट पूरी की। तो प्रथम यात्रा साइमन की जो थी, तो साइमन 2 चरण में किया। साइमन ने 2 बार भारत की यात्रा की। दो चरण कौन से थे? एक तो फरवरी 1928 से मार्च 31 मार्च तक 1928 पहले राउंड में आया, और दूसरे राउंड में जो आया वो अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 तक। देखिए ये जो लाहौर में घटना हुई वो सेकंड राउंड में जब आया था अक्टूबर में तब हुई थी, और ये फर्स्ट राउंड में यहाँ पर बम्बई वगैरह में जो हुआ प्रदर्शन। तो ये 2 चरण में आया, और इसकी रिपोर्ट जो है वो 1930 में इसने रिपोर्ट 30 में इसने प्रस्तुत की। 27 मई 1930 में प्रकाशित हुई इसकी रिपोर्ट। जो जो अपनी रिपोर्ट में इन्होंने सिफारिशें की थी वो सिफारिशें यहाँ पर कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है इस साइमन आयोग की जो सिफारिशें थी, जो सलाह थी, उसको भारत शासन अधिनियम 1935 जब आएगा तो उसमें बहुत सारी जो सजेशन साइमन ने दिए थे उनको मान लिया गया था और उस संविधान में शामिल किया गया था अधिनियम में। तो रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की गई थी जब लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी थी और रैमजे मैकडोनाल्ड जो है प्रधानमंत्री बन चुके थे और इरविन जो है यहाँ का वायसराय था। और इसमें जो है साइमन ने कहा था कि गोलमेज सम्मेलन भी कराया जाना चाहिए जिसमें वार्ता की जानी चाहिए। और बाद में इस समय 1930 में शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन आयोग का महत्व ये है कि साइमन आयोग ने फिर से एक बार भारत में राजनीतिक रूप से हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि इस समय क्रांतिकारियों का बहुत पुरजोर दमन किया जा रहा था और कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी थी, कोई आंदोलन नहीं कर रही थी। इस घटना के बाद में साइमन के विरोध में जगह जगह पर ये प्रदर्शन हुए और एक बार फिर से जो है पूरे देश में एक माहौल बन गया कि अब भारत तैयार है एक बड़े आंदोलन को करने के लिए। पीछे हमने बताया था कि जब असहयोग आंदोलन को फरवरी 22 में वापस ले लिया महात्मा गांधी ने, तो उसके बाद में जो है सर्वे किया गया था कि क्या फिर से कोई आंदोलन किया जा सकता है भारत में। तो कोई भी आंदोलन करने की स्थिति में देश नहीं था। तब सोचा गया था कि देश में रचनात्मक कार्य कराए जाएंगे, और अभी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस रचनात्मक कार्य कर रही थी। और उसके बाद में साइमन आयोग के विरोध में फिर से कांग्रेस ने देखा कि देश के लोग फिर तैयार हैं एक बड़ा आंदोलन करने के लिए, और कुछ ऐसी परिस्थितियां तब तक बन भी गई कि जो है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि साइमन ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा था, कौन कौन सी चीज़ें इसने कही थी। तो थोड़ा सा एक नज़र उस पर डाल लेते हैं कि आपको रिटर्न के लिए प्रश्न अगर साइमन आयोग पे आ जाता है तो क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट में इसने सजेशन दिए थे वो भी इम्पोर्टेंट हैं, बाकी उनका कोई महत्व नहीं है। वो सिर्फ सलाह थे और जो ब्रिटेन का सरकार थी ब्रिटेन की वो उसे मानती या ना मानती, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को माना गया था। तो फ्रेंड्स साइमन आयोग की रिपोर्ट में क्या था उसको आप देख लें संक्षिप्त तौर से, आंसर राइटिंग में आपको मदद करेगा और कुछ फैक्ट भी आपको निकल के आएंगे। साइमन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें जो प्रमुख बातें थी वो थी कि भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था की जाए, जैसा कि आप देखेंगे भी आगे, और प्रांतों के साथ साथ जो है वो देसी रियासतों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए इस संघीय व्यवस्था में। और इन्होंने कहा कि जो मतदान 3% लोगों को है वो बढ़ा करके 10% तक के लोगों तक जो है मतदान पहुंचाया जाए, मतदाता उनको बनाया जाए। और जो आपने देखा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी कई बार में, जैसे मार्ले मिंटो सुधार से मुस्लिम पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, तो उसको कहा कि ये जारी रहना चाहिए, ये बंद नहीं किया जाना चाहिए। और एक परिवर्तन इन्होंने सुझाया कि जो केंद्रीय विधानमंडल है
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आपने देखा था कि केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन बनाए गए थे और दोनों सदनों में चुनाव का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए और प्रांतों में प्रत्यक्ष होना चाहिए और प्रांत के जो चुने हुए सदस्य हैं उनके द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल में सदस्य चुने जाने चाहिए। इन्होंने कहा कि सिंध को जो है बम्बई से अलग कर दिया जाना चाहिए और बर्मा को भी भारत से जो है अलग कर दिया जाना चाहिए। और ये जो 10 साल के बाद में आयोग आता है जांच करने के लिए संवैधानिक सुधार का, जैसे कि ये आयोग आया था, तो वो जो बंद कर दिया जाना चाहिए, इसका पुनरीक्षण समाप्त कर दिया जाए। 10 साल के बाद में कोई आयोग ना बनाया जाए और एक संविधान बना दिया जाए जो स्वयं विकसित होता रहे। और गोलमेज सम्मेलन बुलाने की बात की गई। तो इस रिपोर्ट को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप इसको राइटिंग के लिए, स्किल के लिए याद रखेंगे। हालांकि इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है 1935 में शामिल कर ली गई थी, जो एक इम्पॉर्टेंट बनेगा आपके लिए क्लास। तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें इसमें से बहुत सारी चीज़ें लागू कर दी गई थी। अब यहाँ पर जो इस रिपोर्ट का भरपूर विरोध भारत में किया गया, तो उससे भारत सचिव जो थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने कहा कि भारतीय लोग सिर्फ यहाँ की जो पार्टियां हैं वो विरोध करना जानती हैं और वो स्वयं से अपना कोई संविधान बना नहीं सकती हैं और हम जो करने की कोशिश करते हैं उसमें सिर्फ व्यवधान डालते हैं। तो उन्होंने एक चुनौती भरे शब्दों में कहा कि अगर सर्वसहमति से भारत कोई अपना संविधान तैयार करे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन वो सर्वसम्मति से होना चाहिए, सबकी सलाह से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्वसहमति से कुछ बना ही नहीं सकते, इस योग्य ही नहीं है। देखिए यहाँ पर इस साइमन रिपोर्ट में इन्होंने स्वशासन की कोई बात नहीं की और इन्होंने भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना से संबंधित कोई बात नहीं की, जबकि ये उद्देश्य था उनका। इस पे वो चुप रहे। और यहाँ पर बर्कनहेड ने चुनौती दे डाली कि सर्वसहमति से भारतीय कोई भी अपना संविधान बनाते नहीं हैं, सिर्फ विरोध करना जानते हैं। अगर वो सर्वसम्मति से कुछ बनाएं तो हम उस पर विचार करें, देखें कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो फिर इस चैलेंज को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण घटना है। इसको हम एक क्लास में पूरा पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट को, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को जो भारत का वर्तमान संविधान है उसका ब्लूप्रिंट कहा जाता है, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लेकर के आए थे जो आज हमारे वर्तमान संविधान में लागू की गई हैं। तो उस नेहरू रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे डिटेल में। और नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, मुस्लिम लीग ने विरोध किया और जिन्ना ने अपना एक खुद का रिपोर्ट तैयार किया जिसमें 14 मांगे उन्होंने की थी और उसको कहा गया 14 सूत्री कार्यक्रम। तो यहाँ पर शर्त फेल हो गई। यहाँ पर बर्कनहेड ने कहा था कि सर्वसहमति से आप एक चीज़ लेकर के आइए सभी पार्टियाँ, और यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट अपना अलग कर लिए और जिन्ना ने जो है नेहरू रिपोर्ट को खारिज करके अपना कार्यक्रम पेश किया जिसका विरोध कांग्रेस ने कर दिया। तो बर्कनहेड की जो है वो बात, जो भारत सचिव था उसकी बात सही हो गई। भारतीय जो है अपना सर्वसहमति से एक संविधान उस समय नहीं बना पाए और इसीलिए इन दोनों लोगों की जो बातें हैं वो खारिज कर दी गई। हालांकि जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन सिर्फ इसका इतना महत्व है कि 14 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना साहब गए थे और वहाँ पर अपनी इन 14 मांगों को रखा। और आप देखेंगे इसका परिणाम कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है कम्युनल अवार्ड जो दिया, यानी सांप्रदायिक जो निर्णय किया, उसमें जिन्ना की बहुत सी बातों को मान लिया गया था। तो इन 2 रिपोर्ट्स को हम एक क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जो है ये आपका साइमन आयोग से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो आप इसे निश्चित तौर से कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।